हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला और बीसीडब्ल्यू सहचर। हम आज से एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर के एमसीक्यू का, जिसमें हम क्या करेंगे, जनवरी से आपका शुरू कर रहे हैं। हर वीक का एमसीक्यू बना के लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पूरे महीने का 200 सवा 200 सवाल से पूरा डिस्कस हो जाए। तो इस वीडियो में हम पहला वीक का करेंगे, जनवरी 1 से लेके 7 तक। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है वो इससे आपका हो जाएगा। अब बात आएगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे। तो पहली बात, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, एक्स बाई जी कोई भी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है इक्वली। लेकिन जो हमारा फोकस एरिया होगा, वो सबसे पहला आपका जो एग्ज़ाम है वो है AEDO, जो कि अप्रैल में होने वाला है 20-21 को। उसके बाद आपका दरोगा का मेंस होगा, है ना, दरोगा मेंस, उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है बीपीएससी, उसका भी डेट दे दिया गया है 72nd बीपीएससी का। और 72nd बीपीएससी का डेट कब है? 26 जुलाई। तो आपको जनवरी से ऑब्वियसली रेडी करना पड़ेगा, दिसंबर नवंबर भी करना पड़ेगा, वो बाद में करा देंगे, लेकिन पहले हम आपको जनवरी से शुरू कर रहे हैं। तो ये सब एग्ज़ाम, एक और एग्ज़ाम है TRE आने वाला है, ये सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम एमसीक्यू लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं आज का, कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि राष्ट्र मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है। विच सेंचुरी इज सेट टू बिकम बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट अप्रूवल। कौन सा है? तो यहाँ तो आपको दो चीज़ जानना चाहिए कि पहले टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, और दूसरा सेंचुरी क्या होता है, किसको कहते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जिसको हम कंजर्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो जो जहाँ स्पीसीज़ रहता है वहीं उसको प्रोटेक्शन दे दिया जाए, और नहीं तो उसको कहीं दूसरे जगह माइग्रेट करके लाके उसको सुरक्षित रखा जाए। तो आपको पता है कि इस तरीके का जो व्यवस्था होता है कंजर्वेशन का, बायोडाइवर्सिटी का, वो दो तरह का होता है। एक आपको बताएं, जिसको कि जहाँ वो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इन सिटू, और दूसरा हम कहीं उसको अलग ला के रखेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्स सिटू। इन सिटू कहेंगे कि इन सिटू क्या होता है, जैसे अगर टाइगर जंगल में रह रहा है, बाघ, हाथी, शेर, चीता, ये सब, तो उसको जंगल को ही कंजर्व करेंगे। अब कंजर्व कैसे करेंगे कि जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जो जिस तरीके का प्रजाति होगा उस तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन कुछ रखेंगे, या तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। उसी हिसाब से नाम दिया गया है कि नेशनल पार्क किसको कहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहेंगे, इस तरीके से। तो जो जहाँ क्या, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया, वेटलैंड्स हो गए, ये सब क्या है, इन सिटू में हो गया, कि जो जहाँ रह रहा है वहीं उसको कंजर्व कर दिए। स्पीसीज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ह्यूमंस, हम लोग। और हम लोग को अलग कर दिया गया तो वो सेफ रह जाएंगे। बाकी तो जो साइकिल है, चेन बना हुआ, वो तो चलेगा ही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। और एक्स सिटू क्या हो गया कि जैसे हम शेर को लाके पिंजड़े में रख दिए और उसको दिखाने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए, जैसे जू हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, नर्सरीज हो गया, पेड़ पौधों को भी हम सुरक्षित करते हैं, कोई भी स्पीसीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो आप बोले कि सबका अलग अलग नाम दिया गया है, जिस तरीके से उसको ह्यूमन इंट्रैक्शन कम किया जाता है। तो मान लीजिए ये एक एरिया है, और एक एरिया पूरे को हम क्या बोलेंगे, पूरे को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या है, पूरा एक एरिया जिसमें स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज रह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, कि कहीं पे शेर रह रहा है, कहीं पे चीता रह रहा है, कहीं पे बकरियां रह रही हैं, कहीं पे खरगोश रह रहा है। लेकिन हमको मान लीजिए बाघ को कंजर्व करना है, तो बाघ को कंजर्व करने का कि एक एरिया है जिसमें बाघ रह रहा है, उसको हम लोग डिक्लेयर कर दिए कोर एरिया। और कोर एरिया में क्या होता है, ह्यूमन इंट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होता है, जिसको हम क्या बोले, नेशनल पार्क बोले। इसको हम कोर एरिया को क्या बोलेंगे, नेशनल पार्क। उसके बाद एक एरिया होता है जिसको हम बोलेंगे बफर एरिया, जहाँ पे क्या होता है, इको टूरिज्म या किसी रिसर्च पर्पस के लिए हम अलाउ करेंगे ह्यूमंस को कि तुम जा सकते हो रिसर्च पर्पस के लिए या टूरिज्म के लिए। ठीक है, उसको बफर एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अभ्यारण्य। और जो लास्ट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया।
ट्रांजिशन एरिया में क्या होता है, हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट को भी अलाउ कर देते हैं कि ह्यूमंस रह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस लाइक फिशिंग, है ना, फार्मिंग की खेती वगैरह करने के लिए, क्योंकि वेस्ट लैंड को करेंगे क्या, जो वैसे ही पड़ा उसमें खेती हो जाए, या फिर जो बहुत घास उग जाते हैं उसको चरने वरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ये सब हम अलाउ कर देते हैं ट्रांजिशन एरिया में। ऑलराइट, सो 3 तरह का एरिया हो गया जो एक नेशनल पार्क है। अब आपके मन में है कि कौन बना देगा नेशनल पार्क, कौन डिक्लेयर कर देगा, तो जो डिक्लेयर करने का काम होता है कंजर्व करने के लिए वो करेगा सेंटर, जो सेंटर की सरकार है, केंद्र की सरकार है वो, लेकिन उसको देखभाल करने के जिम्मा है वो कौन करेगा, वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको बताएं सेंटर डिक्लेयर कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक जो बाउंड्री है वो बायोस्फीयर रिजर्व होगा, लेकिन उसका देख रेख कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, वो स्टेट करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आपको पता है कि ये कब से किया गया, एक मैप प्रोजेक्ट था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कब शुरू किया गया था, MAB प्रोजेक्ट जो है। ऑलराइट, और अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पे। अब टाइगर रिजर्व को कौन डिक्लेयर करता है, आपको पता है कि NTCA एक बॉडी है ना, NTCA एक बॉडी है, वो करता है। तो इसमें बोल रहा है कि बिहार का दूसरा कौन सा बनने वाला है, तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि पहला भी कोई होगा, तो हमारा जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR, और ये कहाँ है, ये है वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में, बिहार का एक लौता। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कितने नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, तो ये 18th नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, और ये कब बना था ये आप बताएंगे कमेंट करके। अगर हम लोगों का इंटरेक्शन अच्छा रहेगा तो हमको पता चलेगा कि आपको कहाँ तक हमको बताना है, कितनी चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, और इससे आपको रिवीजन में भी फायदा होगा अगर आप किसी चीज़ को रिकॉल करके मैसेज कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग इसको इंटरैक्टिव रखेंगे। तो आपको बताना है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो कौन साल डिक्लेयर किया गया था, ये तो हम आपको बता दिए कि 18th नंबर का है। तो पहला है, तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा जो डिक्लेयर किया गया है वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर कहाँ पड़ता है, अगर आप बिहार का मैप देखेंगे, इस तरीके से मैप है, मैप तो थोड़ा गंदा सा ही हम बनाएंगे, ये मोटा माटी ये इस तरीके का जो मैप है, तो यहाँ पे देखेंगे दिस एरिया इज वेस्ट चंपारण, है ना, कौन सा एरिया में आ जाएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये क्या है साउथ है, और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट चंपारण है, बट कैमूर कहाँ है, यहाँ पे है, तो कैमूर कहाँ पे हो जाएगा, साउथ वेस्ट एरिया में। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक नॉर्थ वेस्ट एरिया में है और दूसरा साउथ वेस्ट एरिया में जो कैमूर बनने वाला है। अब आप जो और भी ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, इट्स इन मुंगेर, इट्स इन मुंगेर। तो भीमबंद का आपको एक स्टोरी पता होगा कि एक मिथिकल स्टोरी है कि भीमबंद क्यों नाम दिया गया, कि जब बोला गया कि पांडवों को, महाभारत से रिलेटेड है, कि जब पांडवों को जो वनवास हुआ था, जब वो जंगल जंगल वंडरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उनको ज़रूरत पड़ा था पानी का, तो मुंगेर के जंगल में भी घूम रहे थे, तो वहाँ भीम ने एक बांध बनाया था, दैट्स वाई हम लोग इसको भीमबंद कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में नहीं पूछेगा बट देर इज ए स्टोरी जिससे आप रिलेट करके आपको पता लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। यू शुड नो योर स्टेट कि वाई, कि हर चीज़ का नामकरण का क्या मतलब होता है। उसके बाद बात करेंगे पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, इट्स इन राजगीर एंड राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। चौथा कि गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, ये नाम से ही आपको पता लगा कि गौतम बुद्धा द लैंड ऑफ इनलाइटनमेंट गया में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सब क्लियर हो गया होगा, आपको जो बोला गया वो कमेंट करेंगे। अगला सवाल पे हम आते हैं कि द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार फर्स्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट्स इन वेस्ट चंपारण, आपको ईस्ट चंपारण से कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्ट चंपारण से कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, पश्चिमी चंपारण में है। अगला सवाल पे चलेंगे कि हु हैज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इन जनवरी 2026, कि जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन किया। आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आना चाहिए एज ए क्यूरियस आइज कि हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड हु सेलेक्ट्स पॉइंट चीफ जस्टिस। की जैसे आपको अगर BPSC करना है या AETO बनना है या कोई भी एग्जाम दरोगा बनना है, तो आपको पता है कि एक बॉडी है जिसका हम पेपर देंगे, एग्जाम लिखेंगे, हम पास करेंगे तो बनेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस कौन बनाएगा, हु सेलेक्ट, क्या कोई एग्जाम होता है या क्या होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अपॉइंट कौन करता है, तो इट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। हु इज द प्रेसिडेंट नाउ, यू हैव टू कमेंट, एंड कितने नंबर के प्रेसिडेंट है वो भी आपको कमेंट करना है। और ये कहाँ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज रिटेन इन आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 सेज कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट क्या खुद से मन में आया कि हमको कर देंगे प्रेसिडेंट वो, कि आप आज से आप पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आप हैं, जी नहीं, देयर इज ए नेम
देयर इज अ बॉडी नेम्ड कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो क्या करता है, कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि वो चूज करेगा नंबर ऑफ जजेस जो भी हैं उसमें, और वो किसका किसका ग्रुप होता है, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो होंगे, और साथ में दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, ये नाम को जाके दे देंगे प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगी कि उस स्टेट के, जिस स्टेट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाना है, उसके गवर्नर से और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो क्या करेंगे, कंसल्टेशन लेंगी और अपॉइंट करेंगे। ऑलराइट, तो कौन बने हैं हमारे, संगम कुमार साहू जो हैं, ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये ध्यान रखेंगे, संगम कुमार साहू। ठीक है, अब आप तीन और नाम देख रहे होंगे, सौमेन सेन। ठीक है, तो सौमेन सेन जो है वो मेघालय के बने हैं, मेघालय के चीफ जस्टिस ऑफ केरला, सॉरी केरला के बने हैं ये। और मेघालय के जो हैं रेवती प्रशांत मोहितो डेरे जो हैं, उनको मेघालय का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाया गया मेघालय के। ऑलराइट, आपको अब ये जो नीचे में नाम लिखा हुआ जस्टिस सूर्यकांत, आपको कमेंट करना है कि जस्टिस सूर्यकांत कौन है। आपको बता दें कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और ये कितने नंबर के हैं ये बताएंगे, और इसके पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी कमेंट करके आप बताएंगे। अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इंडिया रीच्ड सिग्निफिकेंट डिजिटल माइलस्टोन इन नवंबर 2025 बाय क्रॉसिंग हाउ मेनी ब्रॉडबैंड यूजर्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज ब्रॉडबैंड, कि ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसका जो वाइडर ये फ्रीक्वेंसी पे जो काम करता है उसको हम ब्रॉडबैंड कहेंगे। ठीक है, कि जो वाइड बैंडविड्थ पे काम करेगा एक फ्रीक्वेंसी में, उसको ब्रॉडबैंड कहेंगे। तो नवंबर 2025 तक हम लोगों ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, डिजिटल माइलस्टोन को पार कर दिए हैं। ठीक है, 100 करोड़ का जो हमारा माइलस्टोन है उसको हम लोगों ने पार कर दिया है। अगर हम बात करेंगे तो 10 सालों में ये 6 गुना ज़्यादा हम लोगों ने क्रॉस किया है ब्रॉडबैंड के यूज़ में, 6 टाइम्स इन जस्ट 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स। अगर हम बात करेंगे 2015 में, तो 2015 में जो थे वो 13.15 करोड़ लोग यूज कर रहे थे, बट अभी 2025 में ये आंकड़ा बढ़ के क्या हो गया, इसका 6 गुना, मतलब कि 100.37 करोड़। ऑलराइट, अगला सवाल पे चलेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू लोगो लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी के द्वारा एक लॉन्च किया गया है लोगो, नया लोगो लॉन्च किया गया। तो हम लोगो देखेंगे कि क्या है। तो दिस इज द लोगो, जिसमें हम देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है डेटा फॉर डेवलपमेंट, और ये बार ग्राफ दिखाया गया है, ऊपर से ये रूपी का सिंबल दिखाया गया है। तो ये सब क्या दिखा रहा है, तो इसमें देखेंगे कि अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र का मतलब क्या होता है कि ये ट्रूथ ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद ये बीच में देखेंगे रूपी का सिंबल जो है, रूपी का सिंबल जो वो क्या दिखाएगा, इकोनॉमिकल प्लानिंग को दिखाएगा। और जो ग्रोथ बार यहाँ पे आपको दिखा रहा है इस तरीके से, ग्रोथ बार शोज द डेवलपमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा जो कंपोनेंट है वो लोगों में है, तो आपको पता है ग्रोथ बार है फॉर द डेवलपमेंट, रूपी का सिंबल है वो किस चीज़ के लिए है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए है, प्लानिंग के लिए है। और जो बार है, अशोक चक्र है, अशोक चक्र जो है वो ट्रूथफुलनेस के लिए है। और नीचे में जो लाइन लिखा हुआ है डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट। तो न्यू लोगो कब लॉन्च किया गया, तो जो न्यू लोगो है वो लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2026 को, और मिनिस्ट्री, क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2026 को। और मिनिस्टर जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, वो कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। आपको ये पता होना चाहिए, राव इंद्रजीत सिंह, ही इज द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ मोस्पी। ऑलराइट, अब हम जानेंगे कि इसका एक ना ये शुभंकर भी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और शुभंकर का जो नाम है उसका नाम है सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी। सांख्यिकी, शुभंकर क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक सिंबल बनाया जाता है जिससे गुड लक माना जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुभंकर बोलते हैं, या फिर आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, उसका नाम याद रखेंगे, सांख्यिकी। और डेटा फॉर डेवलपमेंट जो है वो इसका टैगलाइन है। ऑलराइट, आगे चलेंगे हम कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मस्कट, मस्कट को हम क्या कहते हैं, शुभंकर कहते हैं, जो मोस्पी के द्वारा प्रमोट किया गया है सर्वे पार्टिसिपेशन के लिए। तो आपको बताएं क्या, उसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी इज द नेम, सांख्यिकी। और किस चीज़ के लिए है, टू मॉडर्नाइज द आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथन डेटा ड्रिवन
गवर्नेंस के लिए ये हम लोग सब जो है वो कर रहे हैं। इसका काम क्या होता है, सर्वे वगैरह करना होता है। ठीक है, अगला पे चलेंगे हम। अगला सवाल जो है कि गवर्नमेंट लॉन्च द इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम। ई बिल सिस्टम जब भी इंटीग्रेट करने की बात आ रही है, मतलब कोई 2 चीज़ होगा, 3 चीज़ होगा, 4 चीज़ होगा, 5 चीज़ होगा, उसको इंटीग्रेट करके एक चीज़ बनाया है। तो आगे पढ़ेंगे कि सरकार ने लगभग कितने रुपए की उर्वरक सब्सिडी को डिजिटल रूप से संसाधित करने के लिए इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम को लॉन्च किया। तो इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम को लॉन्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सिस्टम को ये इंटीग्रेट किया। तो एक था फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों को इंटीग्रेट करके उन्होंने क्या बना दिया, ई बिल सिस्टम। ठीक है, और उसमें कितना लॉन्च करने में जो है वो क्या पूछा गया है कि लगभग कितने रुपए का उर्वरक सब्सिडी दिया जाएगा, तो वो 2 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, 2 लाख करोड़ के द्वारा किया जाएगा। ये किस लिए किया जा रहा है कि हम लोग का जो सपना है डिजिटल इंडिया का या फिर डेवलप्ड इंडिया का 2047 तक का, उसको ठीक करने के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए। ठीक है, अगला जो सवाल है कि व्हाट स्टेट इमर्ज द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर 25.3% ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2026। अप्रैल से दिसंबर की बात कर रहा है कि वित्त वर्ष 26 अप्रैल से दिसंबर में प्रस्तावित निवेशों में 25.3% का हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत में शीर्ष निवेश गंतव्य बनकर उभरा है, तो वो जो है वो है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, शुरू के 9 महीने में ही। रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रिपोर्ट है, उसी के द्वारा ये बताया गया है कि शुरू के 9 मंथ में ही जो है वो 25.3% का प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ हो गया है, आंध्रा में। अगर हम बात करेंगे आंध्रा के बाद कौन सा है, तो वो है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे अभी बात किस चीज़ की, टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्या, तो पहला कौन हो गया, एपी, दूसरे में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र। ऑलराइट, अगर हम चलेंगे अगले सवाल पे कि फ्रॉम फरवरी 1, 2026 द न्यू हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस विल बी अप्लाइड ऑन विच प्रोडक्ट। आपके मन में आ रहा हो, सब कुछ तो समझ में आओ कि व्हाट इज सेस। सेस क्या होता है, सेस हम इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेस। और इसके बाद एक आप सुने होंगे सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज वैसे लोगों से लिया जाता है जिनका इनकम बहुत हाई होता है। गवर्नमेंट को लगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे तो आप पे सरचार्ज लगा देगी, मतलब टैक्स ले लेगी। ठीक है, ये दोनों जो है सेस और सरचार्ज, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। ठीक है, बट सेस जो है वो सबके लिए होता है। अगर सेस किसी चीज़ पे लगा तो सबको सेस पे करना पड़ेगा, बट सरचार्ज फॉर दोज हु आर वेरी रिच, है ना। तो हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी पे सेस लगाया गया है। सिक्योरिटी सेस किस चीज़ पे, कौन से प्रोडक्ट पे, बिटमन पे, पान मसाला पे, हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये कौन है, पान मसाला। पान मसाला में क्या क्या और है आता है, टोबैको, जिसको हम लोग खैनी कहते हैं। टोबैको के बाद सिगरेट के बाद बीड़ी। ठीक है, ये सब पे, हालांकि ये सब पे पहले से भी जीएसटी सबसे हाईएस्ट स्लैब पे है। अगर हम बात करेंगे टोबैको, सिगरेट, तो कितना है, 40% हम लोग क्या देते हैं, जीएसटी। और बीड़ी पे क्या है, बीड़ी जो होता है पत्तियों का बनता है। आप बताएंगे कि बीड़ी का पत्ता में कौन सा लीव यूज करता है, किसका पत्ता यूज करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। कि जो बीड़ी है उसमें 18% है, और सिगरेट, टोबैको और पान मसाला पे 40% जीएसटी। इसके ऊपर भी सेस लगाया गया है, किस लिए, और कौन सा सेस लगाया गया, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, DEA, किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, हैज प्रिपेयर्ड ए PPP। व्हाट इज PPP, ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन कवरिंग 852 प्रोजेक्ट्स विद द इन्वेस्टमेंट साइज ऑफ। क्या बोल रहा है कि आर्थिक मामलों के विभाग DEA जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, ने 17 लाख करोड़ से अधिक के निवेश वाली कितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की है, तो नंबर बहुत बड़ा है, यह 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़ जो है प्रोजेक्ट को इन्होंने PPP मॉडल पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने किया है। किस लिए, टू स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, ताकि जो निवेश हो, जो बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं वो अच्छे से निवेश करें, ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। ऑलराइट, ताकि जब अच्छे से अगर हमारा निवेश होगा तो उसमें विजिबिलिटी अच्छा दिखेगा, अर्ली प्रोजेक्ट विजिबिलिटी होगी,
प्राइवेट सेक्टर को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो प्राइवेट लोग हैं वो चाहेंगे कि अभी अगर सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कोई प्राइवेट कंपनी को बोलेंगे कि इन्वेस्ट करने, वो करना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको ना तो वो विजिबिलिटी अच्छा देता है, ना तो आउटपुट अच्छा देता है। तो उसको अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे कि हाँ वहाँ बच्चों का अच्छा रिजल्ट हो रहा है, वहाँ के बच्चे आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब सब इन्वेस्ट करेंगे। दिस वॉज जस्ट एग्जाम्पल। ऑल राइट, तो कितना है, 17 लाख करोड़ जो प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट साइज है 17 लाख करोड़, और 852 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने पाइपलाइन में रखा है पीपीपी मॉडल पे। अगला सवाल जो है कि अकॉर्डिंग टू एनटीसीए डेटा, एनटीसीए क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए नेशनल, हमने पहला सवाल में भी दिया था, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये कब बना था, किस तरीके की बॉडी है ये, कौन बनाया इसको? तो अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये जो एनटीसीए है वो बॉडी है, और ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये कब बना, आप कमेंट करके बताएंगे कि एनटीसीए कब बना, ठीक है, और कौन से कानून के थ्रू बना। चलिए हम ये बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया, और इसका काम क्या होता है, जितने भी टाइगर्स हैं उसका संरक्षण, कंजर्वेशन के लिए काम करना। ठीक है, तो बोला कि 2025 में हाउ मेनी टाइगर डेथ की एनटीसीए के आंकड़ों के हिसाब 2025 में भारत में बाघों की कितने मौतें दर्ज की गई। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये 166 टाइगर का डेथ हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस साल में। पेन बदल ले रहे हैं थोड़ा, 166, ये ध्यान रखेंगे कि 166 टाइगर का डेथ हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2025 में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कि कौन सा स्टेट में हुआ है, तो सबसे टाइगर रिजर्व जहाँ रहेगा ज़्यादा वहीं मौत होगा, तो एमपी है। और एमपी में अगर देखेंगे तो 55 टाइगर्स का डेथ हुआ है। एमपी के बाद अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी 38 टाइगरों का डेथ हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसमें कब्ज का, कब्ज किसको बोलते हैं, जो टाइगर के बच्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कब्ज। तो अगर हम पूरे देश में कब्ज की बात करेंगे तो 31 डेथ हुआ है कब्ज का। अब ये ज़्यादा अलार्मिंग है कि अगर बच्चा ही मर जा रहा है तो आगे का वही बड़ा बन के आगे उसका जिम्मेवारी लेता, तो 31 डेथ जो हो गया है ये ज़्यादा अलार्मिंग है। ऐसे अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो 166 डेथ हुआ है एज पर द सर्वे ऑफ एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इट्स वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, हु इज़ द मिनिस्टर, आप बताएंगे कि जो मिनिस्टर कौन है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के। ऑलराइट, आप ये इसमें बताएंगे कि बिहार में कितना टाइगर है। बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर वीटीआर, उसमें नंबर ऑफ टाइगर कितना है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, यू शुड नो। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ इन 2025। अभी हमने आपको बताया कि द फर्स्ट नंबर पे क्या है, एमपी है, और एमपी के बाद क्या है, महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। कितना हुआ था, 55, कितना 55 कहाँ था इसमें, और 38 महाराष्ट्र में। What has been identified as the key reason for the disappearance of Galaxy frog in the Western Ghat? अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या है ये गैलेक्सी फ्रॉग। आप फ्रॉग को क्या बोलते हैं, मेंढक, है ना। और अगर और देसी भाषा में बोला जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, बेंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग को क्या बोलते हैं, मेंढक। तो मेंढक का भी अलग अलग प्रजाति है। तो वेस्टर्न घाट में गैलेक्सी फ्रॉग पाया जाता था, उसको बोला गया कि वो डिसअपियर हो रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि पहला कि अनइथिकल जो वहाँ लोग जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो पैर वैर से दबा दे रहे हैं तो मर जा रहा है। तो द रीज़न इज अनइथिकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड फोटो टूरिज्म। अब आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो गैलेक्सी फ्रॉग है, हालांकि ये बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, जनरली यूपीएससी में इस तरह का पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसका ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, तो है शोला नेशनल पार्क। और ये कहाँ पाया जाता है, केरला में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरला में। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि गैलेक्सी फ्रॉग जो है केरला में पाया जाता है, और ये फ्लैगशिप जो है शोला नेशनल पार्क का फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की, तो अगर हम मैप देखेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा मैप है। तो ये जो दिस एरिया इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट एंड दिस एरिया इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो कहाँ से शुरू होता है वो शुरू होता है गुजरात से, है ना। वो शुरू होता है गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट में क्या है, वेस्टर्न घाट है। कहाँ कहाँ बताएं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु,
ये सब स्टेट में। आपको क्या बताना है कि ईस्टर्न घाट कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है, ईस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है, और इसका हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट आपको कमेंट करेंगे। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है तो वो क्या है, अनामुड़ी। अगर हम देखेंगे कि कितने एरिया में फैला हुआ है, इसको और क्या कहते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, और ये 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ये एक बायोस्फीयर क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इसको क्या मिला हुआ है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिला हुआ है, और वो कब मिला, 2012 में मिला। ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा क्या गया है कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है और ईस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। द रेयर ईस्टर्न इंपेरियल ईगल, ईगल किसको बोलते हैं, चील को, है ना, चील जो होता है, रिसेंटली साइटेड ड्यूरिंग विंटर माइग्रेशन इन विच टाइगर रिजर्व। आपको पता है कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ वो माइग्रेट करते हैं। तो उसी में एक रेयर ईस्टर्न इंपेरियल ईगल है, जिसको रेयर ईस्टर्न को क्या बोलेंगे, पूर्वी शाही चील। पूर्वी शाही चील जो कौन से नेशनल पार्क में विंटर के दौरान देखा गया, वो है मुदुमलाई। अब आपके दिमाग में आया हो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ, सो इट्स इन तमिलनाडु। पहला जो ऑप्शन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये क्या है आपको बता दिए कि दिस इज द बिहार फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो ये बिहार का पहला है, मतलब ये बिहार में, और ये कहाँ है, वेस्टर्न चंपारण में। और दूसरा कौन सा बनने वाला है, वो है कैमूर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, बांदीपुर जिन कर्नाटका। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, पेरियार आपको पता है, पेरियार कहाँ है, केरला में है, पेरियार इज इन केरला। ऑलराइट, इन विच स्टेट द ग्लैक्सी फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मेलानोबैरेटस इंडिका, फॉन्ड एक्सक्लूसिवली दैट इज केरला। आपको हम शुरू में ही बता दिए थे। अगला सवाल, द ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑफ सेक्रेड पिपरहवा रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज हेल्ड इन विच लोकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धा का जो रेलिक्स है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पिपरहवा जो रेलिक्स है वो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ, यूपी में है। और अगर हम देखेंगे कि लुम्बिनी जो नेपाल में है उससे बस 9-10 किलोमीटर 9 माइल, और यू कैन से कि वही 18-20 किलोमीटर के आसपास, 20 to 22 किलोमीटर फ्रॉम लुम्बिनी इज द प्लेस वेयर बुद्धा वॉन। तो लुम्बिनी से ये क्या आ रहा है, लुम्बिनी LUMBINI, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, पिपरहवा। बोला जाता है कि यहाँ इनका अंतिम जो बॉडी का जो राख था वो वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ किया गया, कौन से लोकेशन पे किया गया, तो राय पिथौरा कल्चरल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये किया गया। और इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकंड वन। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं। इसका टाइटल क्या था कि द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकंड वन। ये ध्यान रखेंगे, ये भी हो सकता है पूछा जाए, द लाइट एंड द लोटस द रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। और ये कहाँ रखा गया है, राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर न्यू दिल्ली में। ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कि सोमनाथ स्वामित्व पर्व मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स सिंस द फर्स्ट अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल आपको पता है कि 1026 में इसको क्या किया गया था, प्लंडर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। और रेड किया गया, बहुत बार लूटा गया सोमनाथ टेम्पल को, है ना। तो उस समय से और अभी 1026 और अभी क्या है 2026, मतलब कितना साल हो गया, 1000 साल हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ स्वामित्व पर्व जो है कि 1000 साल पे अटैक से लेके अभी तक 1000 साल हो गया, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ है, ये जो है सोमनाथ टेम्पल है वो एरिया जो है वो है प्रभास पाटन एरिया, प्रभास पाटन ठीक से लिखते रहे, है ना, पाटन गुजरात में, कच्छ एरिया में है ना, अरेबियन सी कोस्ट के पास। अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे, और अगला सवाल जो है हमारा वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 न्यूली रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल लैंग्वेज मेंशन्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान। हु इज धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान इज द
एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा आई थिंक। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा मेंशन किया गया है। कौन सा इसमें क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? अब आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि कितने क्लासिकल लैंग्वेज है। तो कोई बोलेंगे 6, कोई बोलेंगे 5, कोई बोलेंगे 11। पहले क्या था, आपको हम थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज बता दे रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो पहले कितना था, पहले था 6 और अभी 5 और ऐड किया गया, तो टोटल कितना हो गया 11। टोटल कितना हो गया 11 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अभी है तत्काल। पहले कितना था, पहले 6 था, 5 क्या किया गया, ऐड किया गया। किसके द्वारा किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया, एंड ही इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, हालांकि ये कल्चरल और मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, वो उसके द्वारा किया गया, लेकिन 6 और 5 हो गया। कौन कौन था 6 में, आप देखेंगे तो सबसे जो पुराना है, साउथ का जितना भी लैंग्वेज देखेंगे, तमिल तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उसके बाद उड़ीसा वाला जो है उड़िया, और एक संस्कृत। तो ये 6 हो गया। तमिल तेलुगु, आप याद रखेंगे क्या कि नीचे साउथ का जो भी है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ उड़िया और संस्कृत। और अभी किसको किसको ऐड किया गया है, तो आप पहले ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बंगाली है उसको ऐड किया गया है। बंगाली से जैसे ही बंगाल से ऊपर जाएंगे तो आसामीज़ है, आसाम, तो आसामीज़ को ऐड किया गया है। उसके बाद एक मराठी को ऐड किया गया है, मराठी के बाद पाली और प्राकृत कैसे याद करेंगे, जैन और बुद्धिज्म से, ये दोनों उस समय बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज हुआ करता था। और बंगाली, आसामी, मराठी, ये 3 2 5 और 6 इधर 11 लैंग्वेज हो गए हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, 11। अब इसमें देखेंगे क्या है, मराठी था, हाँ। राजस्थानी था, नहीं। तो इसमें कौन सा है, नहीं राजस्थानी। पाली था, प्राकृत था। ठीक है, ये पांचों जो नया ऐड किया गया, कैसे बताएं, बंगाली, आसामीज, मराठी, पाली एंड प्राकृत। और वो 6 याद करने का, साउथ के जितने भी लैंग्वेजेज हैं, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उड़िया एंड संस्कृत। ऑलराइट, अब हम चलेंगे आगे। अगला सवाल क्या है कि हाउ मेनी लिटरेरी वर्क इन क्लासिकल लैंग्वेज रिसेंटली रिलीज बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। हु इज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान। और उन्हीं के द्वारा रिसेंटली 55 क्लासिकल लैंग्वेज का जो लिटरेरी वर्क है वो लॉन्च किया गया है। साथ साथ 41 बुक्स लॉन्च किया गया है। और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया CIIL। एंड व्हाट इज CIIL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। और ये कहाँ है, ये मैसूर में है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, टीचिंग इंस्टीट्यूशन है ये काइंड ऑफ, को जो लैंग्वेज पे रिसर्च करता है। ठीक है, लैंग्वेज पे क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ठीक है, तो कितने बुक किए गए, 55 बुक्स जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं में साहित्यिक कृतियाँ जारी की गई हैं। अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ गुजरात। आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर कि वो प्रभास पाटन एरिया में है, द्वारका में नहीं है, प्रभास पाटन एरिया गुजरात। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें सोमनाथ टेम्पल की, तो ये क्या है, पहला ज्योतिर्लिंग। कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा माना जाता है कि जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ टेम्पल का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोमा का, जिसको हम क्या कहते हैं, काला मोतियाबिंद के उपचार के लिए भारत का पहला 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी किस अस्पताल में किया गया। आपको पता है कि जो 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एंजियोग्राफी जो है एक क्या है, रेडियोलॉजी का एक टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजिंग टेक्निक है कि जो ब्लड वेसल्स है ना, उसके अंदर एक निडल जैसा जाता है और वो फोटो खींचता है पूरा का पूरा। तो उसी तरीके से जो ग्लूकोमा वो कहाँ होता है, हमारे आँख का डिजीज़ है, काला मोतियाबिंद जिसको कहते हैं। उससे फिर क्या होता है कि एकदम कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए किस हॉस्पिटल में पहला ये परफॉर्म किया गया 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी, वो है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है वहाँ किया गया, जो ग्लूमा के ट्रीटमेंट के लिए है। साथ में जो एक डिवाइस यूज किया गया, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, आईस्टेंट नाम का एक डिवाइस है जिसको भी यूज किया गया। जो क्या है, एक आईस्टेंट इज ए मेडिकल डिवाइस। ठीक है, और एंजियोग्राफी आपको बता दिए कि अंदर निडल जाता है, वो इमेजिंग ऐसा टेक्निक है। और ये कहाँ किया गया, आर्मी हॉस्पिटल में किया गया। एम्स वगैरह, अपोलो, ये सब में आप ध्यान रखेंगे वहाँ नहीं किया गया। अगला सवाल पे हम चलेंगे। और अगला सवाल क्या है कि 26 जनवरी 2026 से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस मार्ग से शुरू किया गया। ये सब बहुत फैक्चुअल सवाल है, आपको बस याद रखना, सीधा एग्जाम में भी आ सकता है। तो वो जिंद से सोनीपत, और जिंद से सोनीपत वाला जो रूट है वो कहाँ है, हरियाणा में है। यहीं किया गया जो पहला हाइड्रोजन पावर्ड
ट्रेन जो है वो चलाया गया, ये ध्यान रखेंगे। जिंद से सोनीपत, ये क्या है, ग्रीन मोबिलिटी, जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करेगा, ग्रीन मोबिलिटी को ये प्रमोट करेगा। ऑलराइट, अब हम चलेंगे अगले सवाल पे, और अगला सवाल है कि इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस विच ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में ऐसा बना है इंडिया। तो जो भी किसी चीज़ में वर्ल्ड होता है, फर्स्ट होता है, वो एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो बोला कि सड़क निर्माण के लिए किस हरित तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, वो है बायो बिटुमन। आपको पता है कि जो मिनिस्टर हैं हमारे वो कौन है, नितिन गडकरी साहब, नितिन गडकरी, एंड ही इज़ वेरी कह सकते हैं कि काम वाम करने में बहुत अग्रसर हैं और बहुत सारे हाईवेज और बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, टेक्नोलॉजी लेके बहुत जागरूक हैं। आप देखेंगे कि जो RFID का जो टेक्निक है टोल्स पे, उन्हीं के द्वारा लाया गया, अभी सैटेलाइट के थ्रू भी लाया जा रहा है। तो ये सब मामले में वो बहुत हैं। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज़ बायो बिटुमन, तो जो भी खरपतवार होता है, बायोमास, उससे जो मटेरियल बनाया जाता है इको फ्रेंडली के रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो बिटुमन कहते हैं। ठीक है, बायो बिटुमन कहते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वर्थ 229 करोड़ इन विच प्लेस। तो आपको पता है अमित शाह कौन है, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। अमित शाह कहाँ गए, अंडमान एंड निकोबार गए, और वहाँ 373 करोड़ का प्रोजेक्ट वो लॉन्च किए, जिसमें 299 प्रोजेक्ट का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट था वो श्री विजयपुरम के लिए किया गया, श्री विजयपुरम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए। अब आप बोलेंगे श्री विजयपुरम क्या है, जो श्री विजयपुरम है वो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है, ये ध्यान रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान एंड निकोबार का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है, और उसी का अभी नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ये ध्यान रखेंगे। श्री विजयपुरम में किस लिए, ताकि वहाँ टूरिज्म डेवलप हो। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए क्या होगा, जब वहाँ डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, जब वहाँ का सिक्योरिटी स्ट्रेंथन, जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जब तक आप वहाँ सेफ नहीं फील करेंगे तो कैसे आप घूमने जाएंगे। तो सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करेगा, डेवलपमेंट करना चाहिए, और डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो वहाँ टूरिज्म प्रमोट होगा। उसी के लिए इन्होंने 229 करोड़ का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए इनोग्रेशन दिया है, और वो श्री विजयपुरम में है। अगर हम बात करेंगे तो 373 टोटल है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कि बायो विटुमन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रूड ऑयल नहीं, बायोमास एंड वेस्ट मटेरियल ट्रू, रिसाइकल टायर्स नहीं, वोल्केनिक ऐश नहीं। जहाँ ही बायो आया है मतलब वो क्या होगा, ग्रीन होगा, तो बायोमास एंड वेस्ट मटेरियल से वो प्रोड्यूस होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। और इंडिया का पहला, पूरे वर्ल्ड का पहला देश बन गया है भारत जो इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा। विच कंट्री डिड इंडिया सरपास द बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द GDP ऑफ $4.18 ट्रिलियन। कौन सा है जिसको हम लोगों ने पछाड़ दिया है, हम लोगों ने जापान को पछाड़ दिया है। तो अब बोलेंगे कि हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है भाई, हम लोगों ने किसको पछाड़ दिया है, जापान को। तो पहला कौन है, आपको पहला पता है, ट्रम्प बाबू जो US है। US के बाद आप देखेंगे तो क्या है, चाइना है, चाइना, और चाइना के बाद तीसरा जो है वो है जर्मनी, जर्मनी। और हम लोगों ने ये सोचा है कि 2030 तक हम लोग जर्मनी को भी यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडिया। अभी चौथे नंबर पे क्या आ गया, इंडिया, और 5वें नंबर पे क्या आ गया, जापान। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने किसको सरपास किया है, हम लोगों ने जापान को सरपास किया है। इस तरीके का सवाल BPSC बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी आगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि वी आर द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी हैव रिप्लेस्ड जापान and we will replace Germany in 2030 and that time we will become the 3rd largest economy after US and China. In which country did stingless bees become the first insect globally to receive legal rights? कि स्टिंगलेस बीज मतलब उनके पास वो डंक जो होता है ना वो नहीं है, स्टिंगलेस है ना, डंक रहित मधुमक्खियाँ कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए पाया कहाँ जाता है, तो अमेजोनिया में पाया जाता है, अमेजोन के जंगलों में, अमेजोनियन है ये। ठीक है, और ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है, किस लिए, क्यों इसको किया गया है, कानूनी अधिकार दिया गया है। पॉलिनेशन, पता है कि जंगल का एक अपना इकोसिस्टम है, उसमें जो लोग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करने के लिए जो स्टिंगलेस बी है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। और ये कौन सा कंट्री ने दिया है, ये पेरू के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल सवाल है। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एवरी ईयर इन January 1 अंडर एन एग्रीमेंट साइंड इन विच ईयर। कब साइन किया गया था, क्या है ये एग्रीमेंट, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ये एग्रीमेंट क्या है, ये हम लोगों ने 1988 में ये हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया गया था।
जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन्स control treaty and we have signed this in 1988 in इस्लामाबाद। किनके किनके बीच में? उस समय जो थे राजीव गांधी हमारे पीएम हुआ करते थे, राजीव गांधी एंड बेनजीर भुट्टो के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें बोला गया था कि हम लोग बायलैटरल न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल ट्रीटी करेंगे, कि लिस्ट ऑफ अपना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बताएंगे कि हमारे यहाँ इतना इतना है और हम लोग एक दूसरे पे ट्राई नहीं करेंगे। तो वो 1988 में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और ये 1 जनवरी को कब हुआ था? 1 जनवरी 1991 में, 1 जनवरी 1991 में ये इफेक्टिव हो गया था। साइन हुआ था 1988 में, है ना। द ट्रीटी वॉज साइंड इन 1988 बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 1991। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है तुर्कमेनिस्तान रिसेंटली लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग रिकग्नाइज क्रिप्टो एज। ऑब्वियसली वो लीगल टेंडर होगा नहीं, वर्चुअल एसेट होगा, है ना। नेशनल करेंसी नहीं और सिक्योरिटीज़ भी नहीं। आपको बताना है कि तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी देश, है ना, नेबरिंग देश कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल, विच यूरोपियन कंट्री, है ना, स्पेशली बात किया जा रहा है यूरोपियन कंट्री जो अप्रूव किया है ए बिल टू बैन चिल्ड्रन अंडर 15 फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, कि 15 साल से नीचे के जितने भी बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा पहल है। तो यूरोप का कौन सा कंट्री है जो अप्रूव ये किया है? वो है फ्रांस के द्वारा ये बताया गया है कि फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। ऐसा बताया कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्क्रीन टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए। इसके पहले क्या कोई कंट्री ने कर रखा है? जी हाँ, दैट द कंट्री नेम इज ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु बैन सोशल मीडिया चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स टू यूजिंग सोशल मीडिया, है ना। ये ध्यान रखेंगे दोनों फैक्ट कि अभी यूरोपियन कंट्री में कौन क्या है, वो फ्रांस क्या है, और सबसे पहला कंट्री कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना? अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि व्हाट इज यूरोजोन क्या होता है? कि वह एक ग्रुप है यूरोप का पूरा, जो क्या है, बोला कि हम लोग सब इकट्ठे यूरो करेंसी ही यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एशिया में सब मिल के ये मान लीजिए कि सब रुपया ही यूज करेगा, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, या साउथ ईस्ट की जो भी ये हमारा मिडिल ईस्ट का जो भी कंट्री है, सब रुपी यूज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रूपी जोन कंट्री कह सकते हैं। तो उसी तरीके से यूरोप में बहुत सारे ग्रुप का कंट्रीज़ है। तो अभी 21वां जो कंट्री है वो कौन बना है? और वो बना है बुल्गारिया इज़ द कंट्री जो यूरो जोन का 21वां मेंबर है, ठीक है, जो एडॉप्ट किया है यूरो को। आपको क्या बताना है? कैपिटल ऑफ बुल्गारिया कहाँ है? बहुत अच्छा नाम है। और बुल्गारिया कहाँ पड़ता है? साउथ ईस्ट यूरोप में, है ना, साउथ ईस्ट यूरोप में। अगर हम बात करें यूरो जोन में, यूरोप के सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का नाम तो कौन कौन सा है? जर्मनी है, फ्रांस एंड इटली है। जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, दीज आर द कंट्री जो मेंबर्स हैं किसके? यूरो जोन के। और अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन किया है? बुल्गारिया, और वो 21वां मेंबर है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये कब बना था? ये 1999 में बना था, शायद 1 जनवरी 1999 को ही यूरोजोन बनाया गया था। ऑलराइट, अगला सवाल कि हु वॉज स्वर्न इन द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को, आपको पता है कि यूएस के द्वारा क्या किया गया? उनको गिरफ्तार करके यूएस लेके चला गया, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे। तो कौन थे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट? जो निकोलस मैदुरो, और साथ में उनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया। तो कौन उसके बाद बने हैं? तो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे VP है ना, डेल्सी रॉड्रिग्स, उनको बनाया गया है वहाँ का इंटरिम प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है IR से इस तरीके के सवाल। और खासकर यूएस जो भी कोई काम करता है, पता नहीं BPSC का क्या बहुत फेवरेट है, वो कुछ भी पूछ देगा यूएस से रिलेटेड, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंट का भी नाम रखेंगे निकोलस मादुरो, और जो नया बना है डेल्सी रॉड्रिग्स, उनका भी नाम रखेंगे कि वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। 3 जनवरी को ये हुआ था कांड, 3 जनवरी 2026 को। ये डेट भी याद रखेंगे, ये डेट भी पूछा जा सकता है कि कौन से डेट को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वो हाईजैक कर लिए थे। तो 3 जनवरी 2026 को उनको कौन? निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ, दोनों को बाद में इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल
कि व्हाट इज द नेम ऑफ अपग्रेडेड टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन बाई चाइना। चाइना के द्वारा कमीशन किए गए उन्नत टाइप जो 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉदी, है ना, लॉदी। उसका नाम क्या है? लॉदी। इसमें क्या है? इन्हेंस रडार है, नेटवर्किंग सिस्टम, ये सब है, ठीक है। और चाइना जो है नंबर ऑफ वेसल में, नंबर ऑफ जो जहाज है उसमें सबसे लार्जेस्ट नेवी बन चुका है, ये ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। द न्यू EB4 बिजनेस वीज़ा इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडिया, कौन सा वीज़ा? EB4 बिजनेस वीज़ा का नाम ही आपको समझ में आ गया हो कि घूमने फिरने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए है। और ये कब से है? किस कंट्री के लिए दिया है इंडिया स्पेशली? दैट इज चाइना। और ये इफेक्टिव कब से है? 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्टिव है। और इसमें क्या है? प्रोसेसिंग टाइम दिया गया कि आप 45 से 50 दिन आ सकते हैं इंडिया और बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री लग रही है तो उसको प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, कमीशनिंग के लिए आप 45 से 50 दिन EB4 बिजनेस वीज़ा लेके आ सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए है, स्पेशली फॉर चाइना। Archaeologists discovered 2000-year-old coins from the Kushan Empire in Rawalpindi belonging to which king? You know कि where is Rawalpindi? Rawalpindi is in पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 2000 पुराना कुशान एम्पायर का कौन से राजा का जो सिक्का मिला है? तो अगर हम बात करेंगे कुशान का, तो कुशान अगर देखेंगे तो 113 से 127 उस समय बीमा कैडफेसिस जो थे वो बहुत फेमस हुए थे, द ग्रेटेस्ट कुशान किंग। बीमा कैडफेसिस के बाद उनका जो बेटा है वो कनिष्क आता है, ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। और कनिष्क के बाद जो आते हैं वो हुविष्का आते हैं। और हुविष्का के बाद जो सबसे अंतिम, सबसे फेमस, सबसे प्रतापी इंपरर बनते हैं वो बनते हैं वासुदेव, ठीक है। तो सबसे द फर्स्ट ग्रेटेस्ट कुशान किंग आपसे पूछेगा तो बीमा कैडफेसिस, फिर कनिष्क, और सबसे अंतिम लास्ट कौन से? तो वासुदेव। तो वासुदेव के समय का ही जो सिक्का मिला है कहाँ? रावलपिंडी में। तो ये ध्यान रखेंगे, कनिष्क का नहीं, हुविष्का का नहीं, बीमा कैडफेसिस का नहीं। बीमा कैडफेसिस वाज द फर्स्ट फेमस, उसके बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद हुविष्का, और हुविष्का के वासुदेव वाज द लास्ट फेमस एम्परर ऑफ कुशान एम्पायर, ठीक है। और रावलपिंडी में इन्हीं का सिक्का मिला वासुदेव का। अगला सवाल, द यूनाइटेड नेशन हैड डिजिग्नेटेड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या? मिलेट्स, या फिर रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट, ग्लेशियल प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म। अगर हम बात करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल ईयर है वो देता कौन है? वो देता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में, रोम, इटली में। अगर हम बात करेंगे मिलेट्स का, तो मिलेट्स तो 2023 का ही था, है ना। तो अभी जो है वो कौन सा है? वो है रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट। रेंजलैंड और किसके लिए किया गया है? रेंजलैंड कहते किसको हैं? रेंजलैंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि उस तरीके का जो लैंड जहाँ कल्टीवेशन नहीं होता, अनकल्टिवेटेड नेचुरल लैंड, जैसे ग्रासलैंड हो गया, जंगल्स हो गए, या फिर सवाना हो गया, इस तरीके का जो एरिया होता है जहाँ घास ऐसे ही उग जाता है, उसको किस चीज़ के लिए ये किया गया है? ताकि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसके प्रति जागरूकता फैले, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए जो जागरूकता फैले, उसी के लिए जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो बॉडी है, कौन है बॉडी? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा 2026 का जो है रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट, ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ठीक है। साथ में इसके साथ जो वीमेन फार्मर्स होती हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर, उनको भी ये बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की तो 2025 का था, और सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो 2027 का है, अपकमिंग ईयर का इंटरनेशनल ईयर है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल पे चलेंगे हम। अगला सवाल है कि आयुष सर्विसेज वेर रिसेंटली रिकॉग्नाइज इन ट्रेड पैक्ट विद विच 2 कंट्रीज? व्हाट इज आयुष? आयुष एक मिनिस्ट्री है। तो आयुष का मतलब क्या होता है? A फॉर आयुर्वेदा, बाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर क्या? सिद्धा, एंड H फॉर होम्योपैथी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए आयुष का फुल फॉर्म। कभी कभी ये पूछ देगा क्या, एक बार पूछ चुका है कि व्हाट इज आयुष। फिर से रिपीट कर रहे हैं, A फॉर आयुर्वेदा, बायु फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, एंड H फॉर हेम्योपैथी। तो ये कौन से कंट्री के साथ हम लोगों ने पैक्ट किया है? वो कंट्री है ओमान एंड न्यूजीलैंड। और हम लोगों ने आयुष सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो 6.11% से क्या है? बढ़ा दिए हैं।
6.11% से एक्सपोर्ट आयुष का बढ़ा दिए हैं। और रिसेंटली जो हम लोगों ने ट्रेड पैक्ट किया है वो ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किया है। अगला सवाल, द इंडियन आर्मी साइंड एन इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर विच हैज़ ए रेंज ऑफ। क्या है कि जो इंडियन आर्मी है वो साइन किया है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, जो रॉकेट लॉन्चर उसका नाम है सूर्यास्त्र, वो उसका रेंज क्या है, उसका रेंज है 300 किलोमीटर। वो 300 किलोमीटर का जो सूर्यास्त्र रेंज है, और ये किसके साथ किया है, पुणे बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, नीबे लिमिटेड। ये कहाँ का है, पूना का है एक कंपनी जो क्या करता है, डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, ई व्हीकल्स बनाता है, सॉफ्टवेयर में सर्विसेज देता है, ये सब। ठीक है, ये किसके साथ हेल्प लिया है, इजराइल का एक कंपनी है जिसका नाम है इल्बिट सिस्टम्स। ये ध्यान रखेंगे, इल्बिट सिस्टम को, नीबे इंडिया और इल्बिट सिस्टम ये दोनों ध्यान रखेंगे। इंडियन आर्मी इस दोनों के साथ, जो नीबे है वो इजराइल की कंपनी से हेल्प लिया, और वो क्या किया कि इंडियन आर्मी के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर एक बना रहा है जिसका नाम है सूर्यास्त्र, जिसका रेंज कितना है 300 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे। और जो इल्बिट है सिस्टम है वो कहाँ की कंपनी है, वो इजराइल की कंपनी है। अगला सवाल आएंगे कि हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। ये सब बहुत फैक्चुअल सवाल है। अभी जो बनाए गए हैं लेदर ऑफ एक्सपोर्ट वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, और उसके कंसर्न मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल साहब हैं। और जो इसके चार्ज लिए हैं वो रमेश कुमार जुनेजा ने लिया है, रमेश कुमार जुनेजा। और जो काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट है CLE वो कहाँ है, ये है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है। अगला सवाल, एस प्रकाश हैज अपॉइंटेड CEO ऑफ विच ऑफ इकोसिस्टम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। काउंसिल नाम से ही पता चला, जनरल इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम का होगा। ठीक है। द सूर्यास्त्र रॉकेट, अभी हम लोग पढ़े थे सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर जिसका रेंज क्या था 300 किलोमीटर, डेवलप्ड विथ नीबे लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी है, पूना की कंपनी है। इन कोलेबोरेशन विथ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री, ये जो कंपनी क्या थी, इल्बिट सिस्टम। और ये कहाँ की कंपनी है, वो इजराइल की कंपनी है। ठीक है। हु वॉन ए रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 9th वर्ल्ड विल्ड चेस टाइटल इन दोहा। एक वर्ल्ड विल्ड चेस टाइटल होता है, दोहा में हुआ था, और वो किन्होंने जीता, उन्होंने जीता मैग्नस कार्लसन ने। और अरुण इरिगेसी जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ये सेकेंड इंडियन बन गए हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड बिड चेस चैंपियनशिप जो दोहा में हुआ था, जीता किसने, मैग्नस कार्लसन ने। बट इंडिया से रिलेटेड कौन हुए, अर्जुन इरिगेसी, जो ब्रॉन्ज मेडल जीते। और ब्रॉन्ज मेडल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ही बिकेम द सेकेंड इंडियन आफ्टर ये विश्वनाथन आनंद। ठीक है। अगला सवाल पे चलेंगे, विच इंडियन प्लेयर वन द ब्रोंज मेडल इन द वर्ल्ड विड चेस चैंपियनशिप 2025। अर्जुन है ना, जीता किसने, मैग्नस कार्लसन ने। स्वर्ड मारिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड द इंडियन विमेंस हॉकी कोच फ्रॉम विच कंट्री, ही इज फ्रॉम नीदरलैंड, डच जिसको बोलते हैं, वो डच से हैं। और अगर आपको याद होगा तो जो हमारा ये कौन सा ओलंपिक हुआ था, 2021 का ओलंपिक, 2021 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें जो हम लोगों ने 4th प्लेस आया था हॉकी टीम, उस समय भी जो ये हॉकी टीम के कोच थे वो थे कौन, ये स्वर्ड मारिना। और अभी फिर से उनको अपॉइंट किया गया है, और किस लिए, कि क्या सोच के कि जो 2028 में ओलंपिक्स होने वाला कहाँ, लॉस एंजलिस में, उसमें उसी के लिए। तो ये विमेंस हॉकी टीम के हैं और ये नीदरलैंड्स से हैं जिसको डच कहा जाता है। ऑलराइट, अगला सवाल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पार्शियली इन्फोर्स फ्रॉम January 1, 2026 एम्स टू एस्टैब्लिश विच बॉडी टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आपको पता है जब भी डिस्प्यूट की बात आएगी तो हम लोग ट्रिब्यूनल पे जाएंगे। 2 चीज़ बना है, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने की बात हुई है, और दूसरा अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जाएगी। तो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और ये 1 जनवरी 2026 को पार्शियली इन्फोर्स कर दिया गया है। ठीक है, फॉर द बेटर रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी, ये सब के लिए।
अगला सवाल, द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी इज बीइंग हेल्ड इन, ये कहाँ किया गया? ये वाराणसी में खेला गया और मोदी जी के द्वारा डिजिटली इसको इनोग्रेट किया गया। ये जनवरी 4 से जनवरी 11 तक खेला गया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। आपको पता है कि वाराणसी जो है मोदी जी का क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मोदी जी यहीं से चुनाव लड़के जीते हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुज 194th एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 2023, ये क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये बोला गया था और नन अदर देन सावित्री बाई फुले, उन्हीं का ये जन्मदिन। और ये क्या थी? ये इंडिया की फर्स्ट वीमेन टीचर थी, दैट्स वाई फर्स्ट वीमेन टीचर। 3 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। 3 जनवरी को एक और जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। उनका वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? कि खिलाफ प्रतिरोधी के खिलाफ जानी जाती थी। उस समय वो ब्रिटिशर से लड़ गई थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी। उनका नाम था रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार जो है वीरांगमयी भी बोलते हैं। और ये कहाँ से? शिवगंगा ई स्टेट तमिलनाडु से है। शिवगंगा ई स्टेट की रानी थी रानी वेलु नचियार, और इसको वीरामंगई भी बोलते हैं तमिल लोग, बहुत फेमस ही, क्योंकि शी वॉज वेरी ब्रेव, दैट्स वाई। अगला सवाल कि वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी 4 को मनाया जाता है, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है, लुइस ब्रेल के, क्योंकि इन्होंने ही ब्रेल लिपि का जो है खोज किया था कि जो अंधे लोग हैं उनको कैसे पढ़ने लिखने का सिखाया जाए। जो लास्ट सवाल है आज का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि विच डे इज ऑब्जर्व जनवरी 5 टू फोकस ऑन बर्ड कंजर्वेशन। सो ये क्या है कि पक्षी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये क्या है? ये जो दिवस है वो है नेशनल बर्ड डे, है ना, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नेशनल बर्ड डे हम लोग कब मनाते हैं? 5 जनवरी को, जनवरी 5 को। स्पैरो डे की अगर बात करेंगे तो स्पैरो डे हम कब मनाते हैं? मार्च 20 को स्पैरो डे मनाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड डे हम कब मनाते हैं? इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, हम क्या करते हैं, साल भर में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को। मई एंड अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को हम लोग वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं। और पीकॉक डे हमारा क्या है? एक नेशनल बर्ड है, और ये हम कब मनाते हैं? ये 15 नवंबर को मनाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और हम लोग फिर अगला 8 से 15 का हम वीडियो जल्दी ही लेके आ जाएंगे। आप लोग इस सबका जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, कमेंट करिए, और आप क्या इसमें और चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो थैंक यू सो मच।